एवरीवन, आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, थोड़ा बहुत फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर रहे थे अपन इस चैप्टर के बारे में। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये डिस्कस करेंगे यार कि क्या क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस किस केस में होता है, क्यों उसे रेडॉक्स रिएक्शन पुकारते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे यार अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन वर्ड पे फोकस करूं तो डिकम्पोजिशन मतलब कुछ टूट रहा है, नहीं। अगर कुछ बना बनाया चीज है जिसे हमको तोड़ना है, चाहे वो एक रिश्ता हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो केमिकल कंपाउंड हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे हमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि तुम मान लो किसी स्कूल में न्यू एडमिशन हो और तुम्हें किसी एक रिश्ते के बीच में घुसना है, तो वहां तुम्हें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो इसके कान में कुछ डालना पड़ेगा इसके बारे में, या तो इसके कान में कुछ डालना पड़ेगा इसके बारे में। वो जो थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना, उस एनर्जी से उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये अलग, ये अलग। उसके बाद तुम्हें जिसके साथ बॉन्ड बनाना है तुम बॉन्ड बना लोगे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और ये होगा कि डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है, इस हिसाब से तुम बॉन्ड ब्रेक कर पाओगे। जैसे कि मान लो मेरा और पंडा सर का एक बॉन्डिंग है, ये उसका बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसी भी अमाउंट की एनर्जी काम नहीं आएगी, बट ये भी पॉसिबल है कि कोई एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आ गया जो मुझसे इन एवरी वे रिएक्टिव है, तो वो मुझे डिस्प्लेस कर सकता है। वो मेरे से अच्छा मैथ्स पढ़ाता हो, वो मेरे से अच्छा साइंस डील करता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा चीज अच्छे से मैनेज कर लेता हो, तो उस कंडीशन में वो मुझे डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस तब करेगा जब वो हमारा बॉन्ड तोड़ पाएगा। तो जो सबसे पहला बात है वो तो है बॉन्ड का ब्रेकडाउन। तो अगर बॉन्ड का ब्रेकडाउन कराना है तो हमको चाहिए एनर्जी। अगर तुम्हारा बना बनाया घर है जो तुम्हें उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, तो घर को तोड़ना चाहते हो आप। अगर तोड़ना है तो किसी एक जेसीबी के थ्रू एनर्जी लगाते हो, नहीं, और एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय करते हो। तो अगर आज के टॉपिक में अगर हम आगे करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी दे रहे हैं। हाँ, एनर्जी कई फॉर्म में हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, वो थर्मल के फॉर्म में हो सकता है। हम हीट प्रोवाइड करके तोड़वा सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा के तोड़वा सकते हैं, हम लाइट एनर्जी दे के तोड़वा सकते हैं। अब हर चीज एक ही तरीके से थोड़ी ना टूटेगा बच्चों, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से ब्रेकडाउन होगा, और यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंशिएंट माइथोलॉजी में हमारे जो साधु संत होते थे वो 4 वर्ड बोलते थे किसी चीज को करने के, एक शाम, दाम, दंड, भेद। अगर कोई नॉर्मल बात है तो बात करके सुलझा लो, नॉर्मल बात से नहीं बन रहा है तो दाम दो, दाम से नहीं बन रहा है तो दंड दो, दंड से नहीं बन रहा है तो भेद कर दो, फूट डाल दो, दोनों में क्लीवेज कर दो, दोनों को तोड़ दो। तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पे तुम देख रहे हो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्ट होने के टाइम आपस में ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद 2 सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंबाइंड स्टेट में है वो रिएक्टेंट होगा, जो नॉर्मल सिंपलर सब्सटेंस बन चुका है वो प्रोडक्ट होगा। इस कंडीशन में अपन इस स्टेटमेंट को
राइट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोस रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे सिलेबस में यार ये इस तरीके से बताया गया है कि ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। अच्छा तुम सोचो बच्चों, किसी चीज को कंबाइन करना है, कुछ चीज बनाना है, तो हमें एक्सट्रीम अमाउंट की एनर्जी लगेगी नहीं। अगर हमको एक घर बनाना है तो कई लेवल में कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, उसके लिए लेबर्स लगेंगे, उसके लिए कई टाइप के सुपरवाइजर्स लगेंगे, वो अपनी अपनी एनर्जी लगाएंगे, सब अपनी एनर्जी लगाने के बाद एक घर बनेगा। घर बनने के बाद हमें घर में सुकून आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें बाद में एनर्जी भी मिलती है। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ कहीं डिस्कस करूँ उसे, तो जब कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पे एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी भी इवॉल्व होती है। यहाँ दो सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और वहाँ एनर्जी मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी किसी केस में एनर्जी फॉर्म होती है, बट ये जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां हम ये देखते हैं कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड को अगर हमको डिकम्पोज करना है तो वहां किसी न किसी अमाउंट में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। पहला, जिस केमिकल कंपाउंड को अपन हीट के हेल्प से डिकम्पोज करेंगे उसे अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस केमिकल कंपाउंड को अगर हम लाइट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो दैट्स कॉल्ड फोटोन, जो कि सनलाइट में होता है। अगर किसी केमिकल कंपाउंड को लाइक वाटर, जिसे अपन इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर डिकम्पोज करेंगे विद इन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है कुछ चीज़ का टूटना, कुछ चीज़ का टूटना। अगर वो किसी चीज़ का टूटना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस, तीनों एक ही तरीके का वर्ड है। थर्मोलाइसिस में थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट, फोटोलाइसिस फोटो इन द सेंस सनलाइट, लाइट एनर्जी। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास लीड नाइट्रेट का एक एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। उसके साथ हमारे पास फेरस सल्फेट का एक एग्जांपल है। अगर मैं इसे डिस्कस करने की कोशिश करूं तो हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल को एक बॉइलिंग ट्यूब में रख के हम विद द हेल्प ऑफ बर्नर उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। जब बर्नर से हीट प्रोवाइड करने के बाद हीट एनर्जी फेरस सल्फेट में जाएगी तो फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में। यहां पे हम देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक डाउन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होंगे जो इवॉल्व हो जाएंगे और Fe2O3 सॉलिड होगा, फेरिक ऑक्साइड, जो हमें बॉइलिंग ट्यूब में ही मिल जाएगा। इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तुमने देखा था कि चेंज इन कलर, हम देख रहे थे कि रिएक्शन जब होता है तो चेंज इन कलर हो जाता है। यहां तुम देख रहे हो, हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडर ऑफ बर्निंग सल्फर। जब सल्फर बर्न होता है तब उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। वो इस रिएक्शन में, उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक टॉपिक ये भी जोड़ना था कि इवोल्यूशन ऑफ स्मेल, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार उसमें अपन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी फील करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, तो सबसे पहले बच्चों रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होता है कि FeSO4 into 7H2O जो यहाँ रिटर्न है, इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल इससे इवेपोरेट हो जाते हैं और हमें मिलता है FeSO4।
FeSO4 में अगेन जब हम हीट देते हैं तो FeSO4 ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2O3, SO2 और SO3। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक फेरस सल्फेट जो कि केमिकल कंपाउंड है उसे अपन हीट दे रहे हैं। तो पहले ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर के बाद वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। फेड होने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ अपन देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Chemical oxide is called lime or quicklime. It has many uses. जैसे कि अगर हम सीमेंट देखते हैं घर बनाते टाइम, या when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. हमारे लाइफ में बच्चों होता ये है कि अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं, जैसे कि हमारे पास क्विक लाइम होता है, CaO, चूना जिसे बोलते हैं। घर में दिवाली टाइम या किसी स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे तुम्हारे घरों में शादी है या कोई और कल्चरल प्रोग्राम है, तो घर में पेंट वेंट होता है, नहीं, पेंट होते टाइम हम मार्केट से लाते हैं CaO। इसे अपन क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं अपन स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। यहाँ बना H2O वाटर वेपर के फॉर्म में दीवार से उड़ जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद बना प्रोडक्ट CaCO3, ये हमारा शाइनिंग लेयर देता है हमारे वॉल को। इससे हमारा वॉल आफ्टर पेंटिंग काफी शाइनिश होके हमको नजर आता है। ये रिएक्शन यहाँ होता है जो अपन करते हैं। तो इसके लिए अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ अपन एक बॉइलिंग ट्यूब में मैं ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन गैस बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। गैस बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करने के बाद अपन एक डिलीवरी ट्यूब लगाए हैं। डिलीवरी ट्यूब को अपन कहाँ मर्ज किए हैं, तो सोप सॉल्यूशन में। यहाँ अपन देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म में डिकम्पोज होता आता है। यहाँ CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम का अपन यूज करते हैं बेटा सीमेंट फॉर्मेशन में, सीमेंट्स की फैक्ट्री में। यह क्विक लाइम दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, ये अपन यूज करते हैं। ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दो तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें। पहला फेरस सल्फेट, जिसमें वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, पहले हीट प्रोवाइड करते हैं, वाटर के क्रिस्टल इवेपोरेट हो जाते हैं। आफ्टर देन फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस इवेपोरेट हो जाते हैं, बचता है फेरिक ऑक्साइड। It is thermal decomposition reaction because heat is provided in chemical compound to break down that. किसी भी आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे हमारे पास एक लीड नाइट्रेट का भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, जिसमें अपन क्या लेते हैं, तो लीड नाइट्रेट का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2PbNO3 ट्वाइस, जिसे अपन हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Pb, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों 4 टाइम्स NO2 2 टाइम्स PbO
और एक डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये बनेगा 2 PbO प्लस O2 प्लस 4 NO2। PbO जो मॉलिक्यूल बनेगा या केमिकल कंपाउंड बनेगा वो एक येलो रेसिड्यू बन के रिएक्शन में रहेगा। तो यहाँ भी अपन देखते हैं कि लीड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट प्रोवाइड के बाद वो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं आगे बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अपन इसको डेप्थ में समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि अपन सबसे पहले बेटा एक प्लास्टिक का मग लिए, प्लास्टिक मग के बाद हमने 2 ग्रेफाइट के रॉड लिए, ग्रेफाइट रॉड के अंदर या उसके बाहर अपन 2 टेस्ट ट्यूब लगाए और उन ग्रेफाइट रॉड को अपन बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ उसे अपन बोले एनोड इलेक्ट्रोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ उसे अपन बोले कैथोड इलेक्ट्रोड। अब अपन इसके अंदर वाटर डाल दिए H2O। तो हमने धीरे धीरे ये चीज़ ऑब्जर्व करा कि एनोड सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और कैथोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो कैथोड में आएगा निगेटिव चार्ज, एनोड में आएगा पॉजिटिव चार्ज। और वाटर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेकडाउन हो रहा है 2H प्लस O2 माइनस। O में निगेटिव चार्ज होने के कारण वो एनोड के साइड अट्रैक्ट होगा। तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको इस तरीके से पढ़ा है बच्चों कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ O2 में निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड जाता है, H में पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड के साइड जाता है। तो तुम यहाँ देखोगे डायग्राम में कि एनोड सिरा जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं उसमें ऑक्सीजन इकट्ठे हो रहे हैं, और कैथोड जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसमें हाइड्रोजन इकट्ठे हो रहे हैं। इट मीन्स अपन वाटर को ब्रेक डाउन कर चुके हैं, H2O 2 मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2। O2 डाई एटॉमिक होता है, इसीलिए हमको वाटर को 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। यहाँ हम और एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से। तो यहाँ हम देखेंगे तो इस तरीके से होगा, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोड जब तक कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, उनमें क्लासिफिकेशन होगा तब जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो वो वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो वो वाला इलेक्ट्रोड एनोड होगा। एनोड में पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, कैथोड में निगेटिव कैरेक्टर आएगा। वाटर डिकम्पोज होकर 2 आयंस बनाएगा, एक H+ आयन, एक OH- आयन। O- आयन में माइनस चार्ज होने के कारण वहां जाएगा एनोड में क्योंकि उसमें पॉजिटिव है। H में पॉजिटिव आयंस होने के कारण वो कैथोड में जाएगा क्योंकि उसमें निगेटिव है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां हमने ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट लगाया। तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद अगर मैं कुछ और आगे देखूं तो यहां तुम देखोगे कि एक विंडो है, विंडो में सनलाइट आ रहा है और एक चाइना डिश में अपन सिल्वर क्लोराइड रखे हैं। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है बेटा व्हाइट कलर। यहाँ पे अपन सिल्वर ब्रोमाइड भी रख सकते हैं, यहाँ रिएक्शन में ये भी मेंशन्ड है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो कलर। हम देखते हैं कि जब इसे सनलाइट से पास कराते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी ये सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं और हमें ग्रे कलर का सिल्वर मिल जाता है। यहाँ भी हमें ग्रे कलर का सिल्वर फॉर्म होता है। पहले व्हाइट कलर का था कौन, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का था। जब हम उसे
सनलाइट से पास कराए या उसमें लाइट एनर्जी पास कराए तो वो डिकम्पोज हुआ सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर ग्रे कलर का मिलता है और क्लोरीन गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। What form of energy is causing this decomposition reaction? Then it is answer by light energy. We have seen the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity or breaking down the reactants. Reaction in which energy absorbed are known as endothermic reaction. तुमने दो तरीके का रिएक्शन पढ़ा है टेम्परेचर के केस में, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। कई कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट कंबाइन हो जाता है उसके बाद एक एक्सट्रीम अमाउंट की एनर्जी इवॉल्व होती है। जहां एनर्जी इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पुकारते हैं और जिस रिएक्शन में हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन पुकारते हैं। उसमें एनर्जी हमको देना पड़ता है, किसी में एनर्जी निकलता है। किसी किसी बच्चे को काफ़ी कम एफर्ट लगाना पड़ता है घर वालों से पढ़ाई करवाने के लिए, किसी किसी बच्चे को एक्सट्रीम एफर्ट लगाना पड़ता है। पढ़ना रे बेटा पढ़ना, अभी पढ़ ले तभी पढ़ ले, बेटा 5 बज गया ना पढ़ ले, बेटा ये कर ले वो कर ले, 10 तरीके का उसे नाटक करना पड़ता है तब वो बच्चा पढ़ता है। वो एक एंडोथर्मिक बच्चा है। किसी बच्चे को एक बार बोलोगे वो एक्सट्रीम पढ़ के एक्सट्रीम रिजल्ट देता है, बड़ी एनर्जी देता है, बड़ी हैप्पीनेस देता है, वो एक एक्सोथर्मिक बच्चा है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम एक्सोथर्मिक हो कि तुम एंडोथर्मिक हो। तो यहां तीनों चीज को अगर मैं कंक्लूड करूं तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है तो डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों? तो एक सिंगल कंपाउंड को किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी के थ्रू अपन ब्रेक डाउन कराते हैं, उसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पुकारते हैं। 3 एनर्जी पॉसिबल है, पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिक, थर्ड लाइट। मेरे ख्याल से तुमको क्लियर हो गया होगा कितने कितने तरीके से एनर्जी पॉसिबल है, कैसे कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसके बाद अगर मैं केयर करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब अपन मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड से अगर हमको सिल्वर चाहिए तो अपन वहां पे सनलाइट दे देंगे। सनलाइट देने के बाद हमें क्या मिलेगा तो ग्रे सिल्वर मिलेगा। गोल्ड के भी एक्सट्रैक्शन में कहीं कहीं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज करते हैं। The digestion of food in our body takes place through a number of decomposition reaction. हम जब फूड ऑब्टेन करते हैं बेटा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड जाता है तो कई तरीके से उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में चला जाता है और यूजफुल प्रोडक्ट सारे बॉडी पार्ट्स को विटामिन्स प्रोटीन्स देने में चला जाता है। और अगर मैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं अगर हम उनको ब्रेक डाउन करना है तो हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी लगेगी, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा बच्चों कि तुम एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बनो कि तुम्हें जल्दी से मैनिपुलेट करना आसान ना हो, जल्दी से तुम्हें डिकम्पोज करना आसान ना हो किसी भी एनर्जी के थ्रू, चाहे तुम्हें थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी या सराउंडिंग से एनर्जी या वो चाली चुगली वाला एनर्जी, कान भरने वाला एनर्जी, किसी के खिलाफ बोलने वाला एनर्जी, उन सब से ना थोड़ा दूर रहो। और ये तभी होगा जब तुम्हारा इंटरनल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एक सजेशन देता हूं बच्चों, तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते, तुम ना दुनिया जीतने से पहले ना खुद को जीतो। एक बुक है, कुछ स्टीफन कोवे नाम के राइटर हैं जिन्होंने लिखा है कि कुछ इफेक्टिव पीपल्स के 7 हैबिट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से 7 हैबिट्स होते हैं? उसमें से एक हैबिट ये भी है कि तुम्हारे भीतर जो होता है ना वही बाहर आता है।
अगर तुम्हारे भीतर से तुम अंदर से प्योर हो, बाहर में तो सब प्योर होते हैं, तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारे पड़ोस वाला भी तुम्हारे लिए अच्छा बोलता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जितने भी सराउंडिंग में सब सामने तो तुम्हारे ही है, बट क्या वो पीठ पीछे भी है? नहीं। क्या वो जो बाहर जो तुम्हारे लिए निकाल रहा है, क्या अंदर भी वही है? इस बारे में कभी सोचा? तो अगर हमारे अंदर में और बाहर में डिफरेंस है तो हमें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, हमें तोड़ना बहुत आसान है। तुम बाहर से दिखा रहे हो कि तुम मुझे पसंद कर रहे हो और अंदर से तुम्हारे अंदर मेरे लिए हेट है, तो अगर कोई तुम्हारे पास आके मेरे पीठ पीछे दो बात मेरे बारे में बोलेगा तो तुम शुरू हो जाओगे मेरे बारे में बोलना। बजाय जब तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है और बाहर भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है तो तुम उसे अपोज करोगे, नहीं भाई गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो है ही नहीं ऐसा, मैं तो उसके बारे में नहीं सुनूंगा, तेरे लिए जो भी हो मेरे लिए तो वो वैसा नहीं है। हमारा इंटरनल डिजायर ही हमें तोड़ता है, इसीलिए हमको मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन क्या है जान रहे हो बच्चों? एक पेन किलर है, खाते हो आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता है, चौथे दिन खत्म। और अगर चौथे दिन फिर मोटिवेशन देखना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा अंतर मन नहीं सुधरा है। अगर मोटिवेशन से सुधर जाता जिंदगी तो एक दिन मोटिवेशन देखो, जिंदगी भर मोटिवेट रहो, फिर क्यों हर तीसरे दिन तुम्हें मोटिवेशन लगता है? मैं बता रहा हूं, तुम बैठो, कॉपी लो, पेज वर्क करो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा इंटरनल डिजायर क्या चाहता है, तुम एक्सटर्नल डिजायर क्या कर रहे हो, क्या तुम वो सब कर रहे हो जो तुम्हें करना है, या तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो जिस हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर चाहिए। तुम सबको अच्छी बाइक चाहिए, सबको अच्छा घर चाहिए, सबको प्रॉस्परस लाइफ चाहिए, सबको पैसे चाहिए, काम कर रहे हो उसके लिए? काम कर रहे हो? एक बार क्वेश्चन मार्क दो। तुम्हारे लाइफ में कुछ इंसान हैं जो तुम्हारे मन पे बैठे हुए हैं, मार्क जकरबर्ग, स्नैपचैट का मालिक, मार्क जकरबर्ग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो क्या चाहता है कि तुम उसके ऐप पे बैठे रहो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसे लीड मिलेगी, उसमें तुम डाटा एक्सपेंड कर रहे हो, उसकी ऐप में तुम टाइम बिता रहे हो, कमा वो रहा है, तुम 4 लोगों के रील्स देख रहे हो, तुम अपने पोस्ट देख रहे हो, तुम दूसरे का पोस्ट देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, स्टोरी देख रहे हो, हैं 10th में हो, अपना फैन फॉलोइंग मेंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो कितने लोग तुम्हारा पोस्ट लाइक किए, कितने लोग तुम्हारे पोस्ट पे कमेंट किए। कोई एक पोस्ट पे कमेंट कर रहा है नाइस पिक, थैंक यू, कोई बोल रहा है फैबुलस पिक, थैंक यू बडी। दुनिया को तुम्हें इंप्रेस करना है। इंप्रेस क्यों करना है? क्यों करना है? और तुम किस बात से इंप्रेस करोगे? किस बात से? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हारे पास खुद का बाइक है? क्या तुम्हारे पास खुद का घर है? क्या तुम्हारे पास खुद का करियर है? क्या है? और अगर ये सब कुछ नहीं है तो किस बात पे तुम्हें इंप्रेस करोगे? तुम उस लायक बन जाओ, फिर तुम पोस्ट डालना खुद की बाइक का, खुद का घर का, खुद का, फिर बातें बदल जाएगी। बच्चों बात यह है कि तुम्हारा इंटरनल पावर ही इतना लो है कि तुम्हें तोड़ना आसान है। आज चेक करना तो तुम अपने मोबाइल में तुम कितने घंटे अपना फ़ोन यूज़ करते हो। डिजिटल वेलबींग एक बार चेक करना, सेटिंग पे जाना, सर्च करना डिजिटल वेलबींग, एक बार देखना कि तुम अपना फ़ोन कितने घंटे यूज़ करते हो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। मजबूत करो अंदर को जीतो। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। जिस दिन तुम खुद अपने कंट्रोल में रहने लगे, मैं नहीं करूँगा ये, आज सुबह से शाम तक 10 चैप्टर के रिवीजन करूँगा, उसके बाद फ़ोन टच करूँगा। आज केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड कंप्लीट आंसर याद करूँगा, उसके बाद मैं कुछ चलाऊँगा, उसके बाद फ़ोन देखूँगा, उसके बाद कुछ करूँगा। खुद से जीतो, दुनिया से अपने आप जीत जाओगे। खुद से जीतोगे, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, बस तुम करना नहीं चाहते। तुम ये जानते हो कि तुम पढ़ोगे तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम जानते हो कि तुम मेहनत करोगे तब ग्रो करोगे, बट फोन तुम जानते हो ना, तुम्हारा दिमाग तो जानता है कि तुम्हें क्या करना है, पर तुम्हारा मन वो करने नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम हारे हुए हो। जीतो अपने आप से,
फिर जीतोगे दुनिया से। अगर हम फोकस करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ का डिस्प्लेस हो रहा है। अगर तुम अपने लाइफ में पुराना अलमीरा हटा के नया अलमीरा लाते हो, तो नया अलमीरा में वो पावर होता है कि पुराने अलमीरा से अच्छा हो, वो मोर रिएक्टिव होता है। अगर तुम आज की डेट में फ़ोन खरीदने जाओगे तो जो तुम्हारा पुराना फ़ोन है उससे मोर कैपेबल फ़ोन लेके आओगे नहीं। तो अगर कोई किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा है तो इसके पीछे की क्या थ्योरी है कि वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तुम नया नया स्कूल जाते हो तो अभी टीन एज में रिश्तेदारी ढूंढते हो नहीं। अगर रिश्तेदारी तुमको बनाना है तो तुम चेक करते हो कि जिससे रिश्तेदारी का उम्मीद कर रहे हो क्या वो खाली है या वो भी रिश्ते में है। और अगर वो रिश्ते में है फिर तुम एफर्ट लगाते हो, किस बात के लिए? वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तब ना तुम अपना बॉन्ड शिफ्ट करोगे। और उस एफर्ट लगाने के टाइम तुम ये बात बताते हो कि तुम उस रिश्ते के लिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, ज़्यादा एक्टिव हो, तभी ना डिस्प्लेस करोगे। इसका मतलब अगर एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और उस कंपाउंड से वो एलिमेंट रिश्ता बनाना चाहता है बच्चों, तो वहाँ पे उसे मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट बोलता है दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element, its compound are called displacement reaction। अगर मैं बोलूं तो these reaction are generally found occur in the solution, the element involved may be metal or non-metal, a more active metal may displace a reactive metal or a more active non-metals may displace a less reactive non-metal from its compound। अगर मैं बात करूं कि एक क्लास है 50 बच्चों का जिसमें एक टॉपर है, टॉपर का नाम है रमन। नेक्स्ट बच्चा उसमें नया इंटर किया 10th में जिसका नाम है अभिनय। अगर अभिनय को वो फर्स्ट पोजीशन टॉपर को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम द पोजीशन फर्स्ट, तो रमन से बेटर काम करना पड़ेगा नहीं, बेटर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेटर रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर बेटर रिजल्ट देगा तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा तब ना डिस्प्लेस करेगा बच्चों। बात बात पे डिस्प्लेस कर लेगा क्या? तुम बिना एफर्ट लगाए ऐसे डिस्प्लेस कर लेते हो क्या अपने ज़िंदगी में? अपना पोजीशन, तुम एक पोजीशन में हो, इस पोजीशन को तब डिस्प्लेस करके आगे जाओगे तब तुम इस जगह से ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। तुम्हारा अभी किसी न किसी एक लेवल में पोटेंशियल है, तुम 70 के हो, 80 के हो, 90 के हो। तुम कब 70 वाले 80 में जाओगे, 80 वाले 90 में जाओगे, 90 वाले 98 में जाओगे? जब तुम इस पोजीशन से ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओगे। तो हमारे केमिस्ट्री में कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज किए हैं। जिसमें सबसे पहला पोटेशियम आता है। पोटेशियम हमारे मेटालिक सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होता है। उसके बाद सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन और लीड, इतने आते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बीच में डिसाइडिंग फैक्टर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितने आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जितने आते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जितने ऊपर आते जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी उतनी इंक्रीज होती है। इन द सेंस इस तरीके से कि पोटेशियम और सोडियम में कौन रिएक्टिव है तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में कौन रिएक्टिव है तो सोडियम, लीड और टीन में कौन रिएक्टिव है तो टीन। These metal are more reactive than हाइड्रोजन। अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे जिसमें हाइड्रोजन है इस मेटल का, तो ये सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ इन मेटल्स के साथ अपन हाइड्रोजन का रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ अपन देखेंगे कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यही है रिएक्टिविटी सीरीज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे
तो यहाँ मैं एक स्टैंड लिया हूँ, स्टैंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब लिया हूँ, टेस्ट ट्यूब में एक थ्रेड के हेल्प से अपन आयरन नेल डाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के बाद यहाँ तुम देखोगे CuSO4 रिएक्ट्स विथ Fe। यहाँ तुम चेक करोगे बेटा तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आता है। अगर कॉपर से ऊपर आता है तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या करेगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कराएगा, SO4 को अपने साथ ले लेगा, बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज ऑफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई यहाँ क्या होगा, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा आयरन और रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ ये रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। कुछ और रिएक्शन देखें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस कॉपर। तो कॉपर देखेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इससे, मतलब ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे मेटल्स इससे मोर रिएक्टिव हैं, तो कॉपर को इजीली हटा देंगे। अगर कोई गैंग है जिसके तुम लीडर हो तुम्हारे मोहल्ले का, और उस गैंग में कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम लड़ने गए हो और कोई बड़े से अंकल जी आते हैं जो तुमसे मोस्ट रिएक्टिव हैं, लड़ाई शांत है भाई, और लड़ाई थोड़ी ना आगे जाएगी क्योंकि वो तुम्हें डिस्प्लेस कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ और एक रिएक्शन है, यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं H2SO4 प्लस रिएक्ट कराना जिंक से। यहाँ तुम देखोगे कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से कई स्टेप ऊपर है, तो वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स और जिंक उसे डिस्प्लेस करेगा, तो रिएक्शन में बनेगा ZnSO4 प्लस H2, जिसे H2 को सोप सॉल्यूशन से अपन पास कराएंगे और वहाँ बर्निंग कैंडल को लेंगे तो वहाँ पॉपअप साउंड के साथ वह हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना ही है। कुछ यूजफुल पॉइंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड मेटल को जब अपन को एक्सट्रैक्ट करना रहता है तो हम इस रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उसमें एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होती है। तुम अगर यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो वार्म अप फील होगा, हॉट फील होगा इस तरीके से, क्योंकि उससे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और अगर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल है बच्चों। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन only one element has been displaced by another element from its compound and it is also called single displacement reaction। एक एलिमेंट उस कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पुकारते हैं। अगर मैं आगे बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। क्लासेस में तुम देखना बच्चों कि गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स क्या करते हैं, बहन तू ना मेरा कॉपी लिख, मैं तेरा कॉपी लिखती हूँ। ये चीज बॉयज के साथ नहीं होता हमेशा। बॉयज को तो खुद का कॉपी नहीं लिखना रहता है, वो दूसरे का कॉपी क्या लिखे उन्हें मतलब ही नहीं होता। वो तो ऐसे सोचते रहते हैं ले ना लास्ट में पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, 2-3 महीना बचे रहेगा और पढ़ लेंगे। ऐसा होता ना बच्चों, तो बोर्ड एक सिलेबस के लिए साल भर का टाइम नहीं देता। अगर तुम 15 दिन पहले पढ़ के वो कर लेते जो साल भर पढ़ के बच्चा कर रहा है, तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं। तो गर्ल्स क्या करते हैं, मेरी कॉपी तू रख बहन, तेरी कॉपी मुझे दे। अपना कॉपी उधर डिस्प्लेस कर दिए, उसका कॉपी इधर डिस्प्लेस कर दिए। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है।
पेन का एक्सचेंज, भाई मैं आज ना ब्लैक पेन लाया हूँ, मुझे ब्लैक पेन में लिखना पसंद नहीं है, मुझे ब्लू पेन में लिखना पसंद है, तो ब्लू लाया है क्या? हाँ हाँ हाँ, दे, ब्लैक में मुझे लिखना पसंद है, मैं ब्लू ले आया हूँ। तो तुम क्या करते हो? इंटरचेंज कर लेते हो। जिस टाइम तुम इंटरचेंज करते हो उस टाइम तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे होते हो। तो अगर हम बात करें क्या होगा, तो दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तुम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को डालोगे तो तुम्हारा बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में पीपीटी बनेगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रहेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड व्हाइट कलर का फॉर्म होगा जिसे अपन बोलेंगे बेरियम सल्फेट, ये सिलेबस में भी है। यहाँ अपन देखेंगे कि टेकिंग कंटेनिंग सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड, एक अपन टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या रखेंगे तो अपन बेरियम क्लोराइड दैट्स कॉल्ड BaCl2, और उसके बाद अपन ऊपर से डालेंगे अपन सोडियम सल्फेट, क्या डालेंगे तो NO2SO4। जब इसे अपन रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा BaSO4 + 2 NaCl। यहाँ अपन क्या देखेंगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे Na2SO4 + BaCl2, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं और बना रहे हैं BaSO4 + 2 NaCl। NaCl सॉल्यूशन में रहेगा और BaSO4 वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा जो रिएक्शन में इनसॉल्युबल होगा। अगर कुछ और देखें तो यहाँ भी एक रिएक्शन होता है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड एनसीईआरटी में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी टॉपिक है जिसे अपन देख सकते हैं। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। एकदम इजी है बेटा, अगर कोई एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में परेशान कर रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करेंगे बेस देके। अगर कोई बेस एक्सट्रीम अमाउंट में परेशान कर रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड डाल के। अगर तुम जिद लिए बैठे हो किसी एक बात के लिए तो उस जिद को अपन दो तरीके से पूरा कर सकते हैं, या तो तुम जो चाहते हो वो कर देंगे, या तो तुम्हें एक्सट्रीम अमाउंट का अपोजिट रिएक्टिव फोर्स देके तुम्हें दबा देंगे तो तुम्हारा जिद खत्म हो जाएगा। तो एसिड, एक एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर हाइड्रोजन, पर्पल कलर क्लोरीन, ब्लू कलर सोडियम, रेड कलर OH हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या होगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा और HOH वाटर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ HCl ब्रेक डाउन होगा और OH ब्रेक डाउन होगा, बनेगा NaCl और H2O। NaCl कॉमन सॉल्ट, ये तो 6th से पढ़ते हो, और H2O वाटर। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गया है। और एक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं NaNO3 दैट्स ऑल्सो कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट और मैं सिल्वर क्लोराइड को लूं तो ये रिएक्शन के बाद बनेगा। कैसे बनेगा तो देखो, अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में NaCl में सिल्वर नाइट्रेट को डालूं तो भी यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, NaCl और AgNO3 फॉर्म होंगे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। होता क्या है तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इंटरचेंज होता है बिटवीन देयर आयंस, बिटवीन देयर एलिमेंट्स। इधर का एलिमेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर का एलिमेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर नेक्स्ट टॉपिक में बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। शायद तुम्हें इसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछता भी है। तो तुम यहाँ देखोगे कि ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसे अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उसे रिडक्शन पुकारेंगे। तो यहाँ अपन देखेंगे कि Fe2O3 प्लस 3CO, यहाँ Fe2O3 से ऑक्सीजन लॉस हुआ है तो यहाँ रिडक्शन हुआ है। यहाँ CO से CO2 यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से यहाँ NCERT में अगर देखें तो NCERT में क्या दिया है, तो कॉपर को अपन सराउंडिंग से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो CuO बनता है। यहाँ तुम देखोगे कि ऑक्सीजन गेन किया है, ऑक्सीजन गेन किया है तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। और अगर वापस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो वो वापस क्या बन जाता है, कॉपर, यहाँ वो रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी में अकेले नहीं होता, यहाँ पे रेडॉक्स का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये बनाते हैं रेडॉक्स। और वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है उसे अपन रेडॉक्स रिएक्शन पुकारते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पास करा के बना रहे हैं तो Cu प्लस H2O बना रहा है। यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस ऑफ हुआ है तो यहाँ रिडक्शन हुआ है। यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर हम कुछ देखें CuO प्लस Mg तो यहाँ पे Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है तो Mg ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वहाँ रिडक्शन हुआ है। तो अगर इन केस देखेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो ये भी तो दिख रहा है बच्चों की कोई एक ऑक्सीडेशन करा रहा है, कोई एक रिडक्शन करा रहा है। जो ऑक्सीडेशन करा रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिडक्शन करा रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये एक रिएक्शन है जिसमें बोला है CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। यहाँ आप देख रहे हो कॉपर अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है फॉर हाइड्रोजन और वो रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है। अगर अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो किसी को दे रहा है, अगर किसी को दे रहा है मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो किसके लिए रहा है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस केस में आप देखोगे कि CuO जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देन व्हाट इज द important thing, oxidizing agent is a substance which gives oxygen or gains hydrogen, या reducing agent is a substance which gives hydrogen or gains oxygen। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल फिनोमेना है। A substance which undergoes reduction acts as a oxidizing agent. A substance which undergoes oxidation act as reducing agent। यहाँ तुम देखोगे Fe2O3 अपना ऑक्सीजन दे दिया है कार्बन को, जिसमें क्या हो रहा है तो रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आगे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Fe2O3 से वही तो ऑक्सीजन खींचा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का फिनोमेना है। हमने इस क्लास में क्या क्या कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस चैप्टर में हमारे पास बचा बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी करता है।
छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। यहाँ दो एक आध क्लास में हो जाएगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ पूरा टॉपिक को, तो 3-4 तरीके का रिएक्शन अपन डिस्कस किए। 3-4 तरीके के रिएक्शन में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं पूछेगा तुम्हें, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन करेगा। कलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन कर सकता है, कुछ असम्पशन रीजनिंग के फॉर्म में क्वेश्चन कर सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुम किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हो। तो आज की क्लास में इतना करते हैं बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन डील करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। थैंक यू।